हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 8 में हार्दिक स्वागत है। तो हमने चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के सभी चैप्टर्स की व्याख्या, पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और साथ ही अभ्यास के प्रश्नों को भी अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज हम अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं की शुरुआत कर रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इस चैप्टर को हम 4 से 5 भाग में पूरे प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से अलग अलग समझने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रत्येक टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सामान्य परिचय की बात करते हैं कि जनन क्या होता है। अगर हम बात करें जनन की, तो जनन एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी सजीव या जीव अपने जैसा ही नया जीव उत्पन्न करता है। जनन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी सजीव अपने जैसा ही नया जीव संतान के रूप में उत्पन्न करता है। क्यों करता है? ताकि पृथ्वी पर जीवन की जो निरंतरता है वो बनी रहे, यानी उस सजीव का इस पृथ्वी पर अस्तित्व बना रहे। अगर वो सजीव ऐसा नहीं करेगा तो कुछ समय के बाद उसका इस पृथ्वी पर से जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जीव अपने प्रजाति की उत्तरजीविता को समष्टि में बनाए रखने के लिए, यानी कोई भी जीव अपनी प्रजाति का इस पृथ्वी या संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखने हेतु अपने जैसा ही नया जीव उत्पन्न करता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में महत्व। अब जो डीएनए की जनन प्रक्रिया में कॉपी बनती है, उस डीएनए की कॉपी बनने का इस जनन में क्या महत्व है, ऐसा क्यों होता है? तो देखें, जनन की जो मूल घटना है वो क्या है? वो है डीएनए की प्रतिकृति बनना। जनन की जो मूल घटना है, जब एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होता है तो उसमें होता क्या है? एक जीव के डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है। अब जो डीएनए की प्रतिकृति यानी कॉपी बनती है, उसको बनाने के लिए जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का क्या करती है? उपयोग करती है। जो कोशिकाएं है वो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं की मदद से डीएनए की कॉपी तैयार करती है। अब जो हमारी जनन कोशिकाएं होती है सजीवों में, उन जनन कोशिकाओं में डीएनए की कितनी कॉपी बनती है? डीएनए की सदैव 2 कॉपी बनती है। ठीक है। अब आगे बात करें कि इन डीएनए की जो ये 2 कॉपी बनती है, इनका उपयोग क्या है या इनका महत्व क्या है? तो सबसे पहला बिंदु है, जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जनन के दौरान जो डीएनए की कॉपी बनती है, वो सबसे पहले उस बनने वाले जीव की शारीरिक संरचना और डिजाइन को निर्धारित करती है, जो विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। निकेत का मतलब होता है निवास स्थान, जो उस नए जीव को जिस परिवेश में वो जीव रह रहा है उसके अनुसार क्या बनाती है? उसके अनुसार योग्य बनाती है, ताकि जब नया जीव उत्पन्न हो तो वो उस वातावरण को सहन कर सके और उसमें अपना अस्तित्व बनाए रख सके। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, डीएनए की प्रतिकृति संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा क्या महत्व है कि जो डीएनए की कॉपी बनती है वो उस उत्पन्न होने वाले जो नया जीव होगा, जो संतति जीव होगा, उसमें जैव विकास के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। यानी जिस मात्र जीव से कुछ अलग परिवर्तन होके नए जीव में कुछ नए गुणों का विकास होगा, ताकि जैव विकास के लिए वो अपनी योग्यता वहां पर निभा सके। अगर एक ही जैसा जीव होगा तो फिर हो सकता है अगर कुछ वातावरण में धीरे धीरे चेंज हो जाए तो वो जीव अपने आप को उस आधार पर सेट नहीं कर पाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो जो डीएनए की कॉपी बनती है उसमें मात्र जो जीव होता है, जो जनक जीव होते हैं, उनसे कुछ चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, ताकि जो संतति जीव है वो उस प्रकृति में जैव विविधता के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। ठीक है। तीसरा बिंदु है, डीएनए की प्रतिकृति में प्रतिकृति में मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होता है। अभी हमने बात की कि डीएनए की जो कॉपी बनती है उसमें
जो उसकी मूल कॉपी होती है, जो उसके जनक जीव में होती है, उससे कुछ परिवर्तन होता है। मूलतः जो जीव है वो समरूप नहीं होते, यानी कि एक जनक जीव से उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो बिल्कुल अपने जनक जीव के तरह नहीं होती है या अपने मातृ जीव की तरह नहीं होती है। जनन के बाद इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं और जिसके कारण वो प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने की क्षमता भी रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डीएनए कॉपी के कुछ महत्व है कि डीएनए की जो कॉपी बनती है, दो अलग अलग कॉपियां, उन प्रतिकृतियों का प्रजनन में महत्व क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की प्रतिकृति में यह परिवर्तन परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। साथ ही जो डीएनए की कॉपी बनती है उनमें जो ये परिवर्तन होते हैं वो उस नए जीव को, जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में क्या करने के लिए, जीवित रहने की उन्हें क्षमता प्रदान करती है, ताकि अगर वातावरण में भविष्य में किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है तो उस वातावरण या उस परिवर्तन के अनुसार वो नए जीव अपने आप को क्या कर सके, अपने आप को जीवन के सक्षम बना सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक अभिकल्प में विविधता का कारण, यानी जब एक मात्र जीव से नई संतति जीव की उत्पत्ति होती है तो उनकी शारीरिक जो संरचना होती है उस शारीरिक संरचना में भी विविधता आती है, बदलाव आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और उसका कारण क्या है, तो चलिए इस बात को समझते हैं। देखें, शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ठीक है, कोई भी जीव सजीव हमेशा ये चाहता है कि उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो ठीक उसी की तरह हो। कोई भी सजीव ये चाहता है कि जब उससे नए जीव की उत्पत्ति हो तो वो बिल्कुल उसी तरह बने जैसा वो जीव है, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं होता। वास्तव में कुछ न कुछ विभिन्नता आ ही जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का क्या होता है, संदेश होता है। यानी उस जनक जीव के केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन गुणसूत्र में जो डीएनए अणु होते हैं, उन डीएनए अणुओं में क्या होते हैं, आनुवांशिक गुण होते हैं। यानी डीएनए जो होते हैं, डीएनए अणु, वो ही जनक जीव से जो आनुवांशिक गुण है उनको संतति जीव में लेके जाते हैं। तो जब डीएनए अणु जनक से संतति पीढ़ी में जाते हैं तो होता क्या है कि कोशिका के केंद्रक में डीएनए के उन अणुओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होती है, सूचना शामिल होती है। डीएनए अणुओं में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है उसमें अंदर। तो इस सूचना के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी कैसे होंगे, भिन्न होंगे। जब डीएनए के अणुओं में जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना है, जब उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तो उससे बनने वाले नए प्रोटीन जो उसकी संतति जीव में स्थानांतरित होंगे, उनमें भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इन विभिन्न प्रोटीनों के कारण, यानी प्रोटीनों में बदलाव होने के कारण जो संतति जीव होता है उसके शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता आ ही जाती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि जब एक माता पिता से नए जीव की उत्पत्ति होती है तो वो नया जीव बिल्कुल माता पिता की तरह क्यों नहीं होता, तो आप कहोगे कि किसी भी सजीव का जो केंद्रक होता है, कोशिका का केंद्रक, उसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्रों में क्या होते हैं, डीएनए अणु होते हैं। और इन डीएनए अणुओं में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना शामिल होती है, निहित होती है। तो जब डीएनए अणु जनक से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो जब उनमें शामिल जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना है वो जब बदल जाती है तो नए प्रोटीनों का निर्माण होता है। और इन विभिन्न प्रोटीनों के कारण उस बनने वाले नए जीव में भी जो उसकी शारीरिक संरचना है उसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। इसी कारण से ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे के वैसी उसकी संतति या उसकी जो संतान है उसकी शारीरिक संरचना भी होगी, उसमें कुछ न कुछ बदलाव जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों में विभिन्नता कैसे आती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जीवों में जो ये विभिन्नता है, जो शारीरिक संरचना में विभिन्नता है, उसके गुणों में विभिन्नता है, रंग रूप में विभिन्नता है, ये सब कैसे आती है, इसका कारण क्या है। तो अभी हमने जो बात की कि जनन के दौरान जनन कोशिकाओं में डीएनए की कितनी कॉपी बनती है, 2 कॉपी बनती है। और इसके साथ साथ दूसरी अन्य कोशिकीय संरचनाओं का भी क्या होता है, सर्जन, यानी नई कोशिकाओं का भी निर्माण होता है।
और जब प्रतिकृतियां जब उस जनक जीव से अलग होती है तो एक कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाती है? 2 नई कोशिकाएं बनाती है। हमने क्या पढ़ा कि जनन के दौरान जब जनक कोशिकाएं होती है, जो जनन कोशिकाएं होती है, उन जनन कोशिकाओं से डीएनए की 2 कॉपी बनती है, ठीक है। और साथ ही नई कोशिकाओं का भी क्या होता है? सर्जन यानी निर्माण होता है। और जब ये प्रतिकृतियां अलग होती है तो एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती है। अब अभी हमने पढ़ा था कि कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए होता है, उस डीएनए अणुओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होती है? सूचनाएं होती है। और जब ये सूचनाएं बदल जाती है या भिन्न हो जाती है तो इससे बनने वाले जो प्रोटीन है, उन प्रोटीनों में भी क्या आ जाती है? विभिन्नता आ जाती है। और ये जो जितनी भी जैव रासायनिक क्रिया होती है जिसमें डीएनए की प्रतिकृति बनने के दौरान क्या आ जाती है? फिर विभिन्नता आ जाती है। और जब इन प्रोटीनों में विभिन्नता आ जाती है तो फिर जो डीएनए की कॉपी बनती है, उस डीएनए की कॉपी में भी क्या आ जाता है? परिवर्तन या विभिन्नता आ जाती है। और इसी कारण से जब जनक जीव से नए संतति जीव का निर्माण होता है तो उसके कारण, उस डीएनए की कॉपी में बदलाव के कारण उन जीवों में भी क्या आ जाती है? विभिन्नता आ जाती है। अतः जो संतति जीव होता है वो अपने जनक जीव से कुछ अलग विशेषताएं रखता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवों में विभिन्नता का महत्व क्या है? कि अब जीवों में विभिन्नता क्यों आती है, ये कारण तो हमको समझ में आ गया कि भाई जो डीएनए की कॉपी बनती है वो डीएनए में क्या होता है? प्रोटीन से संबंधित सूचना होती है। और जब सूचना में कुछ भी परिवर्तन हो जाता है तो प्रोटीन के निर्माण में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, यानी कुछ नए प्रोटीनों का निर्माण होता है जिसके कारण डीएनए की कॉपी अलग बन जाती है और इसके कारण उसकी संतति जीव में क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। अब इस विभिन्नता का महत्व क्या है, ये जरूरी क्यों है? तो देखें, तो विभिन्नताओं के कारण ही समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करती है। मतलब इन विभिन्नताओं के कारण ही जो उत्पन्न होने वाला नया जीव है वो इस परितंत्र में या इस पर्यावरण में अपना स्थान ग्रहण कर पाता है। क्योंकि पर्यावरण में जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पर्यावरण में परिवर्तन होना लाजमी है। तो अगर वो परिवर्तन नहीं होगा तो वो बनने वाला नया जीव अपने आप को उस परितंत्र में क्या करने का आएगा? सुव्यवस्थित नहीं कर पाएगा और अपना अस्तित्व नहीं बना पाएगा। ठीक है, दूसरा बिंदु है विभिन्नताएं समष्टि में स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में भी उपयोगी है। दूसरा जो विभिन्नता है वो उस जीव की इस समष्टि या इस पर्यावरण में या इस पृथ्वी पर उसकी उत्तरजीविता को, उसके अस्तित्व को बनाए रखने में भी जरूरी है। तीसरा, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं ही किसका? जैव विकास का आधार है। तभी जीवों का क्या होगा? विकास होगा और एक निश्चित स्थान पर अलग अलग विशेषताओं वाले और विभिन्नताओं वाले जीव उपलब्ध होंगे। क्योंकि जब तक संतति में विभिन्नताएं नहीं होगी तो उसे हम जैव विकास भी नहीं कह सकते। जैव विकास हम किसे कहते हैं? कि जब एक ही स्थान पर पाए जाने वाले जीवों में क्या होती है? अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। तो अगर किसी एक जीव से बनने वाले नए जीव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई विभिन्नता नहीं होगी, तो वहां पर कभी भी जैव विकास नहीं होगा या जैव विभिन्नता नहीं होगी। अगला बिंदु है विभिन्नताएं परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। जो विभिन्नताएं जीवों में उत्पन्न होती है वो उस नए जीव को इस परिवर्तनशील वातावरण या परिस्थितियों में रहने की क्षमता प्रदान करती है ताकि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार वो अपने आप को अनुकूल बना सके। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं इसी में जीवों में विभिन्नता के महत्व में। अगला बिंदु है विभिन्नताएं जीवों की स्पीसीज के उत्तरजीविता के लिए उत्तरदायी है। कैसे? मतलब जो ये विभिन्नता जीवों में उत्पन्न हो रही है ये किसी भी जीव की जाति या प्रजाति की इस पृथ्वी पर उत्तरजीविता को बनाए रखने हेतु क्या है? उत्तरदायी है। कैसे? इस बात को हम समझते हैं। तो देखें, जीवों में विभिन्नता ही उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में बने रहने में क्या करती है? सहायता करती है। जीवों में होने वाली ये जो विभिन्नता है वो ही उन जीवों को विभिन्न परिस्थितियों या वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति तैयार करती है और उसी के अनुरूप वो अपना प्रकृति में अस्तित्व बनाए रखते हैं। अगर उनमें विभिन्नताएं नहीं होगी
तो वो प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित या अनुकूल नहीं बना पाएंगे और धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। अतः विभिन्नता बहुत ही जरूरी है। दूसरा, जैसे बात करें उदाहरण की, तो शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीव पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल जीवित रहते हैं। कैसे जीव? जो शीतोष्ण पाए जाते हैं, यानी शीत और उष्ण दोनों ही मौसम या जल में पाए जाते हैं, वो जीव अपने आप को पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार व्यवस्थित कर पाते हैं या जीवित रह पाते हैं। यदि बात करें, यदि वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। एक उदाहरण की बात कर रही है कि जैसे हम बात करें शीतोष्ण जल में रहने वाले जीवों की, अगर वो जीव शीत और उष्ण दोनों ही प्रकार के जल में रहने में सक्षम है तब तो वो पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रहेंगे। क्यों? समझ लीजिए कि पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में जल का तापमान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो केवल ठंडे स्थानों पर रहने वाले जीव थे वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। परंतु इसमें से कुछ जीव जो उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले हैं, वो जीवाणु अपने आप को क्या कर लेंगे? बचा पाएंगे और क्या कर पाएंगे? वृद्धि कर पाएंगे। मतलब ऐसा है, जैसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कोई जीव है जो ठंडे और गर्म दोनों स्थानों पर अपने आप को रख सकता है या अपने आप को वहां पर व्यवस्थित कर सकता है। अब क्या हो गया कि समझ लीजिए, अगर किसी स्थान पर ज्यादा ठंडी पड़ रही है तो वो ठंडे इलाके में भी रह सकता है, और अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी वो उस गर्मी को सहन कर सकता है। लेकिन एक दूसरा जीव है जो केवल ठंडे एरिया में रहना पसंद करता है, जैसे ध्रुवीय भालू। अगर उस ध्रुवीय भालू को हम रेगिस्तान में लाकर छोड़ दें तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि वो केवल ठंडे एरिया के लिए ही अपने आप को सक्षम बना पाता है। लेकिन एक ऐसा जीव जो दोनों क्षेत्रों में रह सकता है, वो दोनों ही परिस्थितियों में अपने आप को क्या कर लेगा? अनुकूल बना लेगा। और वो अगर ज्यादा ठंड पड़ेगी तो भी जीवित रह जाएगा, और अगर गर्मी पड़ेगी तो भी जिंदा रह जाएगा। तो ऐसे जीव जो विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित कर पाते हैं, वो जीव ज्यादा समय तक बने रहते हैं। इसी कारण से जीवों में विभिन्नता होना बिल्कुल जरूरी है। अगर विभिन्नता नहीं होगी तो एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले जीव उसी क्षेत्र में सिमट कर रह जाएंगे, और अगर उस क्षेत्र में भविष्य में किसी भी प्रकार का वातावरण में परिवर्तन हुआ तो वो क्या हो जाएंगे? वहां से नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगला है, अतः जीवों में विभिन्नता स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में क्या है? उपयोगी है। यानी इस उदाहरण के जरिए ये समझ सकते हैं कि जीवों में अगर विभिन्नता पाई जाएगी तो वो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है। और अगर विभिन्नता नहीं पाई जाएगी, जैसे मैंने अभी उदाहरण बता ही दिया कि ध्रुवीय भालू है, वो उसी क्षेत्र में जिंदा रह सकता है जहां पर ठंडा इलाका है। उसको अगर हम लाके रेगिस्तान में छोड़ देंगे तो वो कुछ समय में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूल नहीं बना पाएगा। ठीक है। तो ऐसे जीव ज्यादा समय तक अपना अस्तित्व नहीं बना पाएंगे। लेकिन एक ऐसा जीव है जो ठंडे और गर्म दोनों इलाकों में रह सकता है, तो निश्चित रूप से वो जीव अपना प्रकृति में अस्तित्व आसानी से बना पाएगा। ठीक है। अतः विभिन्नता का होना किसी भी जीव की उत्तरजीविता के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों में जनन की विधियां। तो जीवों में जनन की जो विधियां है वो उनके शारीरिक अभिकल्प, मतलब उसकी बॉडी डिजाइन पर निर्भर करती है कि उस जीव के बॉडी का डिजाइन कैसा है, उसके शरीर की आकृति कैसी है, आकार कैसा है, इस पर उसकी जनन विधि निर्भर करती है। सामान्यतः जीवों में दो प्रकार की जनन विधियां होती है। कौन कौन सी? एक अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अब अलैंगिक क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल का मतलब है जनन की वो प्रक्रिया जिसमें केवल नर या फिर मादा दोनों में से कोई एक जीव भाग लेता है। ऐसी जनन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वो प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, या तो नर या मादा, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। और दूसरा होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सरल है। लैंगिक जनन का मतलब होता है जनन की वो विधि जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक जीव नर होता है और एक जीव मादा होते हैं। ये दोनों जीव जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। लैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में
केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन में एकल जीव, केवल एक ही जीव नए जीव को क्या करता है, उत्पन्न करता है। दूसरा, यहां पर युग्मक का निर्माण नहीं होता। अब युग्मक क्या होता है, युग्मक होता है कि नर और मादा, नर कुछ अलग युग्मक उत्पन्न करता है और मादा कुछ अलग। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है युग्मनज का। जैसे आपने कभी पढ़ा हो मानव जनन तंत्र, तो नर क्या उत्पन्न करते हैं, शुक्राणु, और मादा क्या उत्पन्न करती है, अंडाणु। तो नर के लिए शुक्राणु युग्मक होंगे और मादा के लिए अंडाणु युग्मक होंगे। लेकिन अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में जो नया जीव है वो सामान्यतः अपने पैतृक जीव के समान ही होता है। जो बनने वाला नया जीव है वो अपने जनक जीव के समान ही होता है, उसमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। अगला, सतत गुणन के लिए यह बहुत ही उपयोगी माध्यम है। मतलब अगर कोई जीव चाहता है, जैसे ये कोई ए जीव है, ये चाहता है कि मेरे द्वारा बनने वाला जीव बिल्कुल मेरी तरह ही हो, तो उसके लिए अलैंगिक जनन क्या है, बहुत ही उपयोगी माध्यम है। ठीक है, यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। यानी अलैंगिक जनन की ये जो प्रक्रिया है वो निम्न वर्ग के जीवों में ज्यादा पाई जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता। बनने वाला नया जीव अपने जनक जीव के समान ही होता है, यानी अपने माता या पिता के समान ही बिल्कुल होता है। साथ ही सतत गुणन के लिए, यानी यदि कोई जीव चाहता है कि उसके द्वारा बनने वाला नया जीव बिल्कुल उसके जैसा ही हो, तो अलैंगिक जनन उसके लिए उपयोगी है। और ये जो जनन की प्रक्रिया है ये निम्न वर्ग के जीवों में पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में दो एकल जीव, एक नर और एक मादा, मिल के क्या करते हैं, नया जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहां पर नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। और जब वो आपस में मिलते हैं तब जाकर नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर बनने वाला जो नया जीव है वो आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है, परंतु समरूप नहीं। इसमें क्या होता है कि जो बनने वाला नया जीव है उसमें अपने माता पिता से कुछ आनुवांशिक गुण स्थानांतरित होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपने माता पिता जैसा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। यानी लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाला जो नया जीव है उसमें अपने जो मातृ जीव है उनसे क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। वो बिल्कुल अपने माता पिता की तरह नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हमें देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, और ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है ये उच्च वर्ग के जीवों में पाई जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आ रही है तो कल प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे के चैप्टर्स या टॉपिक्स को कवर करेंगे। धन्यवाद।